गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना सिविल फील्ड में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट होते हैं कंक्रीट के ऊपर वो कैसे किए जाते हैं, क्या टाइप के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट क्यों किए जाते हैं और उसका पर्पस क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का वीडियो। Different type of test on concrete. The primary quality test determine the variation of concrete specification from the required and standard concrete specification. The quality test ensure that the best quality of concrete is placed at the site so that concrete structural member of desired strength or obtained। जो हम कंक्रीट कास्टिंग करते हैं उसका टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि जिससे हमको ये मालूम होता है कि हमने जो कंक्रीट कास्टिंग की है वो एक बेस्ट क्वालिटी की कंक्रीट है। ये सब चीजें जानने के लिए हमारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, क्यूरिंग पीरियड उसके लिए क्या होनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी की है नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए हम कंक्रीट पर टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कंक्रीट के ऊपर हम कौन कौन सी टेस्टिंग करते हैं। वन बाय वन हर एक टेस्टिंग के बारे में जानेंगे, वो टेस्ट करने का पर्पस क्या होता है और उससे क्या रिजल्ट हमको मिलता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। पहली जो टेस्ट होती है कंक्रीट के ऊपर वो होती है क्वालिटी टेस्ट ऑन फ्रेश कंक्रीट। मोस्ट कॉमन क्वालिटी टेस्ट ऑन फ्रेश कंक्रीट आर, फर्स्ट टेस्ट जो करते हैं हम फ्रेश कंक्रीट के ऊपर वो होता है वर्केबिलिटी टेस्ट। जो कंक्रीट हमारा होता है उसको प्रॉपरली प्लेस करने के लिए, कास्टिंग करने के लिए उसका जो स्लम होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। उसको हम बगैर किसी डिफिकल्टी के एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको प्लेस कर सकें। ये सारी चीजों के लिए हम उसकी वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं। एबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय compaction factor test or slump test. These tests are used to determine the workability for consistency of concrete mix, which indicate water cement ratio. But there are various factors including property of material, mixing method, dosage, adventures also affect the concrete slump value. Workability टेस्ट करने का जो पर्पस होता है उसमें हम ये देखते हैं कि वाटर और सीमेंट का रेशियो किस रेशियो में हमने मिक्स किया हुआ है, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं मिक्सिंग के वो गुड क्वालिटी के हैं, जो हम केमिकल उसमें यूज करने वाले हैं वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, वो केमिकल की वजह से हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी चीजों के लिए हम वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं। The most commonly used method for workability test is slump cone method। जो साइट पे हम टेस्टिंग करते हैं वर्केबिलिटी जानने के लिए कंक्रीट का वो होता है हमारा स्लम्प कोन मेथड। ये बहुत इजी होता है और साइट पे हम इमीडिएटली टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं कि हमारे कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू कितना है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट स्लम्प टेस्ट, स्लम्प कोन, नॉन पोरस बेस प्लेट, measuring tape and tempering rod. Procedure for concrete slump test: clean the mold and apply the oil inside it and keep it on a smooth horizontal non-porous base plate। जो हम कोन यूज करने वाले हैं, जो मोल्ड यूज करने वाले हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं इनसाइड से, उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करते हैं और उसको एक ऐसे सरफेस पे रखते हैं जो प्लेन सरफेस हो, अनइवन नहीं होना चाहिए,
ऐसी जगह पे हम उसको प्लेस करते हैं। देन स्टार्ट द फिलिंग ऑफ मोल्ड बाय कंक्रीट मिक्स इन 4 equal layer. Each layer has to be stroked 25 times. Then remove the excess concrete from top of the mold. Level the surface, then raise the mold from the concrete immediately and slowly in vertical direction for the measure the slump. Difference between the height of mold and the height of point of specimen being tested. This difference in the measurement is the slump value of our concrete. जब हम मोल्ड को 4 इक्वल लेयर में हम पोर करते हैं, कास्ट करते हैं, फर्स्ट लेयर को पोर करने के बाद, फिल करने के बाद हम टेम्परिंग रॉड से 25 टाइम्स उसको स्ट्रोक करते हैं। उसके बाद सेकेंड लेयर, देन थर्ड, देन फोर्थ। एक्सेस जो कंक्रीट होता है टॉप में उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में आराम से जो हमारा स्लम कोन होता है उसको वर्टिकली धीरे धीरे हम उसको रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करने के बाद हमारा जो कंक्रीट जो हम फिल किए रहते हैं स्लम कोन में, उसकी हाइट हम चेक करते हैं और फिर हमारा जो स्लम कोन है उसकी हाइट चेक करते हैं। स्लम कोन की हाइट में से जो कंक्रीट हमने स्लम कोन में डाला था उसकी हाइट को चेक करते हैं। उन दोनों के डिफरेंस को ही हम स्लम्प वैल्यू कहते हैं। There are 4 types of slump which we have to understand. टोटल 4 तरह के स्लम्प होते हैं जो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है ट्रू स्लम्प। जनरली ड्रॉप ऑफ कंक्रीट मास इवनली ऑल अराउंड ऑफ स्लम कोन विदाउट दिस इंटीग्रेशन. This type of concrete is used in road construction or where the final setting time is most important. पहला होता है ट्रू स्लम्प। जब हम मोल्ड को रिमूव करते हैं तो जितने हाइट तक हम कंक्रीट को फिल किए रहते हैं वो कंक्रीट सेटल होना चालू होता है। जैसे हम स्लम को ऊपर उठाते हैं तो चारों साइड से सेम जो हमारा कंक्रीट होता है वो लेयर चारों साइड से सेम थिकनेस में वो सेटल होता है। उसी को हम ट्रू स्लम्प बोलते हैं। ट्रू स्लम्प का यूज ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे फास्ट कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, जहां पे कंक्रीट को सेट होने के लिए कम टाइम की जरूरत हो, ऐसी जगह पे हम ट्रू स्लम्प का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जीरो स्लम्प। इट इज द इंडिकेशन ऑफ very low water cement ratio which result in dry mixes. This type of concrete is generally used for road construction. जीरो स्लम्प वो होता है जब हम स्लम कोन को रिमूव करते हैं तो जो कंक्रीट उसमें पोर किया रहता है उसकी हाइट और स्लम कोन की हाइट नियरली सेम होती है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो स्लम्प होता है वो 0-0 होता है, नियर अबाउट वो 0-0 होता है। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है नियरली। ऐसे कंक्रीट का यूज हम रोड कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम हमको फास्ट चाहिए होता है। थर्ड आता है हमारा कोलैप्स स्लम्प। इट इज द इंडिकेशन दैट द वाटर सीमेंट रेशियो इज टू हाई. इट मीन्स कंक्रीट इज too wet or it is high workability mix for which slump test is not appropriate. कोलैप्स स्लम्प जो होते हैं उसमें वाटर सीमेंट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और इसकी वर्केबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है हमारा शियर स्लम्प। इट इज द इंडिकेशन दैट द रिजल्ट इज इनकम्प्लीट एंड कंक्रीट इज टू बी रेस्टेड. शियर स्लम्प वो होता है जब हम स्लम कोन में कंक्रीट को फिल करते हैं और उसको कॉम्पैक्ट करके स्लम कोन को जैसे निकालते हैं पूरा का पूरा कंक्रीट जो होता है उसके अंदर वो सेटल डाउन हो जाता है।
ऐसे कंक्रीट के लिए हमको थोड़े टाइम के लिए रुकना पड़ता है। वो थोड़ा कंक्रीट सेट होने के बाद में हम उसका दोबारा टेस्टिंग करते हैं, उसी को हम शियर स्लम बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेश कंक्रीट के ऊपर जो नेक्स्ट टेस्ट किया जाता है वो होता है एयर कंटेंट टेस्ट। एयर कंटेंट टेस्ट, it is measure the total air content in a sample of fresh concrete but does not indicate what the final in place air concrete is, because a certain amount of air is lost in transportation, consolidation, placement and finishing. Air content of concrete is measured by pressure air measurement method, which is based on the principle of Bayes' law, which is stated that volume of gas is inversely proportional to the pressure. By the application of pressure on a concrete of non-volume, compression takes place, which result in the reduction of volume. एयर कंटेंट टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो उसमें कुछ एयर के वाइड जो होते हैं, एयर के पार्ट रह जाते हैं, और उस एयर के पार्ट को जानने के लिए कि कितना परसेंट हमारा एयर कंटेंट कंक्रीट के अंदर रह गया है, उसके लिए हम प्रेशर एयर मेजरमेंट मेथड का यूज करते हैं। जब कंक्रीट को हम प्रेशराइज करते हैं, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं कंक्रीट के ऊपर, इनिशियल में जब हमारे कंक्रीट में एयर रहता है उसकी वैल्यूम चेक करते हैं, उसके बाद में प्रेशर अप्लाई करने के बाद में जो वैल्यूम हमको मिलता है उसकी वैल्यूम चेक करते हैं। इन दोनों के डिफरेंस में, इन दोनों के वैल्यूम में जो डिफरेंस आता है उसी को हम एयर कंटेंट ऑफ कंक्रीट कहते हैं। This volume change is measured and related to the original initial volume. The difference between original and reduced volume of concrete provide the air content in concrete. थर्ड हमारा जो टेस्ट होता है फ्रेश कंक्रीट के ऊपर वो होता है सेटिंग टाइम टेस्ट। The state of cement change from fluid to hard state is the setting of cement. To know the initial setting time and final setting time of concrete, we are going to test the setting time test on concrete cement. नेक्स्ट हम देखते हैं जो टेस्ट करते हैं फ्रेश कंक्रीट के ऊपर वो होता है सेग्रीगेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट। वी यूज्ड sieve stability test, which measure the proportion of fresh concrete sample passing through a 5 mm sieve. If the concrete has poor resistance to segregation, it can easily pass through the sieve. सेग्रीगेशन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक sieve लेते हैं, उसमें हम कंक्रीट के मिक्स को पोर करते हैं, उसमें फिल करते हैं, और अगर कंक्रीट का जो पार्ट होता है वो सीव से होके 5 mm के सीव से होके अगर वो पास हो जाता है तो इसका मतलब हमारा जो कंक्रीट है वो सेग्रीगेट हो गया है। ये हमारा सबसे सिंपल तरीका होता है कि सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट चेक करने का। नेक्स्ट होता है हमारा यूनिट वेट टेस्ट। टू नो द टोटल वेट ऑफ कंक्रीट in 1 MQ volume, we used unit weight test of concrete. नेक्स्ट जो हम टेस्ट करते हैं फ्रेश कंक्रीट के ऊपर वो होता है हमारा टेम्परेचर टेस्ट ऑफ कंक्रीट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ कंक्रीट। इफ द टेम्परेचर इज लो देन हाइड्रेशन प्रोसेस विल बी स्लो। इफ द टेम्परेचर इज हाई then hydration process will be fast. In this way, strength of concrete
will be vary. The maximum temperature of concrete should not be more than 30 डिग्री। टेम्परेचर टेस्ट करने का मेन पर्पस ये होता है कि उसकी वजह से हमारा जो कंक्रीट का सेटिंग टाइम होगा वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर हमारा कम है तो कंक्रीट का जो सेटिंग होगा वो स्लो होगा, क्योंकि जो वाटर का हाइड्रेशन होगा वो स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो कंक्रीट का सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर का हाइड्रेशन फास्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा वो फास्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर का टेस्ट करने का मेन पर्पस यही होता है कि हमारे जो वाटर का हाइड्रेशन है वो फास्ट होता है या स्लो होता है, और वाटर के हाइड्रेशन की वजह से ही हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है कंक्रीट का वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम जो टेस्ट करते हैं फ्रेश कंक्रीट के ऊपर वो होता है हमारा ब्लीडिंग टेस्ट ऑफ कंक्रीट। दिस टेस्ट मेजर द कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट टू रिटेन इट्स वाटर under pressure. Bleeding in the pressed concrete, the first to the process where fresh water in the mix, it push upward to the surface due to the settlement of heavier solid particle such as sand, aggregate, cement. Some bleeding is normal, but excessive bleeding can be problematic. ब्लीडिंग टेस्ट ऑफ कंक्रीट, ये ब्लीडिंग टेस्ट ऑफ कंक्रीट करने का मेन पर्पस ये होता है कि जब हम कंक्रीट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कंक्रीट का जो वाटर होता है वो हमारे टॉप सरफेस पे आ जाता है, और उसके जो हार्ड पार्टिकल होते हैं या हेवी पार्टिकल जैसे सीमेंट हो गए, सैंड और एग्रीगेट, ये सब बॉटम में सेटल हो जाते हैं। हमारे जो वाटर होते हैं वो अपर साइड में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे कंक्रीट में ब्लीडिंग चालू हो जाती है। अगर इनका मिक्सिंग प्रॉपर नहीं है, हार्ड पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल बॉटम में सेटल हो जाते हैं और वाटर हमारा टॉप सरफेस में आ जाता है। अगर ज्यादा वाटर हमारे टॉप सरफेस में आ गए हैं तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसे कंक्रीट को, क्योंकि ऐसे कंक्रीट में ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नॉर्मल ब्लीडिंग एक्सेप्टेबल है, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो वो कंक्रीट हमारा सही नहीं है कास्टिंग करने के लिए। तो जब भी हम कंक्रीट का मिक्सिंग करें तो ऐसे इस तरीके से हमको मिक्स करना है कि उसका एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, और जो भी उसके कंक्रीट के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स या हमारे नॉर्मल पार्टिकल्स और वाटर केमिकल जो भी हैं वो प्रॉपर मिक्स होने चाहिए। और अगर उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो सॉलिड पार्टिकल है वो पूरे के पूरे सेटल नहीं होने चाहिए बॉटम में, वो वाटर के साथ में प्रॉपर मिक्स होने चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट होता है वो हार्ड कंक्रीट के ऊपर हम टेस्ट अप्लाई करते हैं। अभी तक हमने देखा कि फ्रेश कंक्रीट के ऊपर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं और उसका करने का मेन पर्पस क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हार्ड कंक्रीट के ऊपर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। हार्ड कंक्रीट का मतलब जो कंक्रीट हमने कास्टिंग कर दिया है उस कंक्रीट के ऊपर हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टेस्ट आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट is measured by compressive strength of concrete cube. Receive strength is the ability of material or structure to carry the load on its surface without any crack or deflection. Compressive strength हमारा जो हम क्यूब कास्ट करते हैं फ्रेश कंक्रीट से एट द टाइम ऑफ कास्टिंग, वो क्यूब का हम टेस्ट करते हैं लैब में। उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं क्यूब के सरफेस पर, और जो हमारा स्ट्रेंथ गेन होता है
जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन होता है, उस टेस्ट के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो कितना है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है हमारे कंक्रीट का, वो हमको ये शो करता है कि जो भी हम लोड अप्लाई करेंगे अपने स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर, वो बगैर फेल हुए कितना लोड वियर कर सकता है। A material under compression tend to reduce the size, while in tension, size, compressive strength of concrete depend on many factors such as water cement ratio, cement strength, quality of concrete material, quality control during the production of concrete. The number in the grade of concrete denote the compressive strength of concrete. जो हमारा मटेरियल होता है उसके ऊपर जब हम कंप्रेशन अप्लाई करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस होता है, और अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर टेंशन अप्लाई करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है हमारा। और जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर कंक्रीट का हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ जो होता है वाटर और सीमेंट के रेशियो पे डिपेंड करता है, सीमेंट की क्वालिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो हमारा क्वालिटी होता है एग्रीगेट का और सैंड की जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर हमारा कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। सपोज हम कहते हैं कि M20 ग्रेड का कंक्रीट, M40, M50, M60 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो M के साथ वैल्यू आती है 40, 20, 35, 50, ये नंबर्स ही हमारे कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिनोट करते हैं। जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, जो हम M बोलते हैं M40, M जो होता है हमारा M का मतलब मिक्स होता है, और 40 जो होता है वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज वन ऑफ द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज which greatly affect the extent and size of tracking in structure. The concrete is very weak in tension due to its brittle nature. It is necessary to determine the tensile strength of concrete to determine the load at which the concrete member may crack. We used split tensile strength test on concrete to find out the tensile strength of concrete. Tensile strength of concrete is one of the basic and important properties. हम कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करते हैं। कंक्रीट का जो ब्रिटल नेचर होता है, जो कंक्रीट की हार्डनेस होती है, उसकी वजह से इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत वीक होता है एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मेन पर्पस ये होता है कि जो टेंशन हम अप्लाई करेंगे कंक्रीट के ऊपर वो मैक्सिमम क्या होता है, जिसके ऊपर जाने के बाद में हमारे कंक्रीट जो कंक्रीट के मेंबर हैं वो फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए हम टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं कंक्रीट के ऊपर। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हम स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट की हेल्प से करते हैं, और इसकी हेल्प से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की वैल्यू मालूम करते हैं कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए हमारे कंक्रीट का। नेक्स्ट टेस्ट
जो हम हार्ड कंक्रीट के ऊपर करते हैं वो हमारा होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेस्ट ऑन कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द कंक्रीट to the respective strain caused. It means when we apply the load on the surface of concrete, then how much is the elongation or strain appeared in the concrete. To measure the modulus of elasticity of concrete, we used compression test on cylindrical concrete specimen. Modulus of elasticity of concrete, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जानने के लिए कंक्रीट में जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कंक्रीट के ऊपर में स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। कंक्रीट के सरफेस पे जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से कंक्रीट में हमको स्ट्रेन जनरेट होता है, एक स्ट्रेन या इलोंगेशन ऑफ कंक्रीट होता है। जो स्ट्रेस, जिस अमाउंट का स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं उसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेन डेवलप होता है कंक्रीट में, उसके रेशियो को ही हम इलोंगेशन ऑफ कंक्रीट बोलते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये हुआ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन डेवलप इन कंक्रीट। स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन हमारे कंक्रीट के सरफेस पे जनरेट हुआ, स्ट्रेस की वजह से जो इलोंगेशन हमारे कंक्रीट में जनरेट हुआ, उसकी रेशियो को ही हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। To measure the modulus of elasticity of concrete, we use compression test on cylindrical concrete specimen. कंक्रीट स्ट्रक्चर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जानने के लिए हम कंप्रेशन टेस्ट का यूज करते हैं सिलेंड्रिकल मेंबर के ऊपर में। उसकी वजह से हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू मालूम पड़ती है। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट होता है हार्ड कंक्रीट के ऊपर, वो होता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द परमिबिलिटी ऑफ रेनफोर्समेंट कवर बाय कंक्रीट। किसी भी स्ट्रक्चर की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे स्टील रेनफोर्समेंट को कितना कवर प्रोवाइड किया गया है। उसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी मालूम पड़ती है। Permeability test of concrete cover is a non-destructive instrument for the determination of air permeability of concrete. किसी कंक्रीट में कितना परसेंटेज एयर है, ये जानने के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हमको मालूम पड़ता है कि हमारे कंक्रीट में कितने परसेंटेज ऑफ एयर है या कितने परसेंटेज ऑफ एयर हमारे कंक्रीट के अंदर हैं। ये जानने के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का यूज करते हैं कंक्रीट के ऊपर में। इट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ कंक्रीटिंग एट विच सच एज सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग, द फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो क्रैक्स। हमारे कंक्रीट में कितने परसेंटेज ऑफ एयर हैं या एयर की परमिबिलिटी कितनी है हमारे कंक्रीट में, ये डिपेंड करता है कि हम साइट पे जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। हमारे कंक्रीट में ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं, हम प्रॉपर फिनिशिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। अगर प्रॉपर फिनिशिंग हम नहीं करते हैं तो हमारे कंक्रीट के अंदर एयर्स रह जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है वो रिड्यूस हो जाता है। हम प्रॉपर वाइब्रेटर जो यूज करते हैं कंक्रीटिंग के टाइम में वो प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर क्यूरिंग कर रहे हैं कंक्रीटिंग करने के बाद में कि नहीं, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं हमारे कंक्रीट के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ एयर अभी रह गए हैं। क्योंकि अगर एयर परमिबिलिटी ज्यादा होगी हमारे कंक्रीट में तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। द रेट एट विच एयर फ्रॉम द कंक्रीट कवर में एक्सट्रैक्टेड इज अ मेजर ऑफ परमिबिलिटी ऑफ कंक्रीट। दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू कार्बोनेशन, penetration of aggressive ion and quality of grout
इन पोस्ट टेंशन डक्ट। तो एयर परमेबिलिटी टेस्ट हम क्यों करते हैं, उसका करने का मेन पर्पस क्या होता है, उसकी वजह से हमारे कंक्रीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हमको एयर परमेबिलिटी टेस्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हार्ड कंक्रीट के ऊपर किए जाते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ रप्चर टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट, श्रिंकेज टेस्ट, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, बॉन्ड टू रेनफोर्समेंट, एब्सॉर्प्शन टेस्ट एंड रेजिस्टेंस टू एग्रेसिव केमिकल्स। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो हमारे हार्ड कंक्रीट के ऊपर किए जाते हैं और जिसकी वजह से हमको कंक्रीट की प्रॉपर्टी मालूम पड़ती है, जैसे कंक्रीट का हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा, एयर परमेबिलिटी क्या होगी, कंक्रीट की डेंसिटी क्या होगी, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट क्या होगा, कंक्रीट की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी स्टील के साथ में वो क्या होगी, कंक्रीट के ऊपर हमारे केमिकल का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें जानने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं हम हार्ड कंक्रीट के ऊपर। तो जैसा कि आपने देखा कि आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कंक्रीट के ऊपर कौन कौन से तरीके के टेस्ट किए जाते हैं और टेस्ट करने का पर्पस क्या होता है, टेस्ट की वजह से हमारे कंक्रीट में क्या इफेक्ट आता है, अगर कंक्रीट की प्रॉपर्टी हमको जाननी है तो उसके लिए हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो स्टील हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, टीएमएक्स स्टील या टीएमटी स्टील, वो क्या होता है, कितने तरीके के स्टील हमारे यूज किए जाते हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ये सारी चीजें हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।